हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं क्लास 12 का मैथ्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स, जिसमें हम लोगों ने 3 एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हैं, जिसमें मैं आपको 1 बाई 1 सारे के सारे विद एग्जाम्पल और क्वेश्चन एक्सरसाइज के सारे कंप्लीट करवा रहा हूं। अभी फिलहाल हम लोग NCERT पर प्रॉपर फोकस कर रहे हैं, जिससे आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए और फिर इसके बाद हम लोग इसी से जैसे JEE की बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, जो भी आपके असर्शन रीजन आपके हो पाएंगे वो 1 बाई 1 सारे के सारे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है। अब अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता चल जाए, फिर देखिएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है। अकॉर्डिंग टू NCERT जो डेफिनेशन है वहां से आप लोगों को बनाई जाएगी। थोड़ी सी अगर मैं कहूं कि जो NCERT में है डेफिनेशन थोड़ी टफ है, बट अगर सिंपलेस्ट वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा, जिससे आप कभी कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है, पहले तो आपको यह पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इफ आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर हम लोगों ने क्या कंसीडर करा है, m करा है। अब इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स b जिसका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो जो हमारे मैट्रिक्स दे रखी है। अब अगर ये कंडीशन हो उसके लिए कि AB एंड BA दोनों ही किसके इक्वल आए, I के इक्वल आएंगे, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। क्या करे, आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाती है। याद करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो वो हमेशा क्या कहलाएगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पर, जो NCERT में समझा रखा है इन्होंने, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स ली। लेट A एक मैट्रिक्स है और B एक दूसरी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स, हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की उसके आप लोगों के डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं एज इट इज रहते हैं, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो बचे हैं उनमें क्या लगा दीजिए, नेगेटिव साइन लगा दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। अब अगर मैं इसका AB निकालूं, क्या निकालूं, आपका AB निकालूं, 2 -3 -1 2, और इसकी अगर मल्टीप्लाई की जाए तो आप देख पा रहे होंगे 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 की मल्टीप्लाई -1 से 2, 1 की इससे -3 और 2 की इससे करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ध्यान से देखें, ये 1 0 0 1, तो AB जो है वो किसके इक्वल आ गया, आप कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर मुझे BA कंसीडर करना हो, क्या करना हो बाल को, BA कंसीडर करना हो, तो आप ध्यान से देखें, पहले B को रखेंगे 2 -3 -1 2 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 3 1 2। तो जब रो की मल्टीप्लाई हम लोग कॉलम से करेंगे तो ध्यान देंगे 2 2 जा 4 माइनस के 3, 2 3 जा 6 -3 2 जा 6, ये माइनस के 2 और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3 और ये प्लस का क्या आएगा, 4 आएगा। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 1 0 0 और ये आपका क्या आ गया, 1। तो BA भी किसके इक्वल एग्जिस्ट हुआ, I के इक्वल हुआ, और ये भी I के इक्वल है, तो हम लोग कहेंगे कि AB और BA दोनों किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल आ गया। अगर ऐसा है तो B इज द इनवर्स ऑफ A। जो B है वो किसका इनवर्स होगा, आपका A का इनवर्स होगा। तो यही तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है। आप लोगों को क्लियर एंड क्लीन वर्ड में ये पता होना चाहिए कि आपका अगर ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो क्या कहलाती है, कहती है आपकी कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी बोल सकते हैं, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स भी बोल सकते हैं। क्या मतलब है इसका, कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कैसी होगी, आपकी यूनिक होगी।
कहने का मतलब क्या हुआ कि एक कोई मैट्रिक्स है ए जो कैसी है, स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m है। इफ पॉसिबल बी एंड सी बी टू इनवर्स ऑफ ए, क्या है ये, ए के इनवर्स है। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि बी डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, आपका सी के इक्वल होगा। क्या समझ में आया आपका कि दो मैट्रिक्स ऐसी बी हैं जो इनवर्स है किसकी, ए की, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बी किसके इक्वल आएगा, आपका सी के इक्वल आएगा। तो ये यूनिकनेस है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा कंडीशन है आपका। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इफ बी इज अ इनवर्स ऑफ ए, अगर बी ए का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कि ए बी और बी ए दोनों किसके इक्वल होंगे, आई के इक्वल होंगे। अगर B इज इनवर्स ऑफ A तो किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, और B इंटू ए करो या A इंटू बी करो, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपकी I के इक्वल होगी। आप कहेंगे ये, और दोनों ही किसके इक्वल होगा, I के। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि B इज अ इनवर्स ऑफ A, इन्होंने क्लियरली वर्डों में बोला है कि B इज अ इनवर्स ऑफ A। अब अगर ऐसा है तो C इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ A। तो अगर मैं कहूं सिन इफ या if it is given C is a inverse of A, अगर C A का इनवर्स है तो यहां से ये कंडीशन निकल के आएगी कि जो आपका AC हो या CA हो, दोनों ही किसके इक्वल होंगे, आप कहेंगे I के इक्वल होगा। बट मुझे बेसिकली प्रूव क्या करना है कि जो B है वो किसके इक्वल है, C के इक्वल है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं बालको, कि अगर कोई मैट्रिक्स B है तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से या आइडेंटिटी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। मैंने क्या बोला कि अगर B कोई मैट्रिक्स है, B में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ आइडेंटिटी BA के इक्वल है और यहाँ आइडेंटिटी किसके इक्वल है, AC या CA के इक्वल है। अगर मैं आपका यहाँ I के प्लेस पर क्या रखूं, मैं आपसे कहूं कि I के प्लेस पर आप क्या रख दीजिए, AC रख दीजिए। अगर यहां रखा मैंने तो B इक्वल टू B, और ये क्या है आपका AC, क्या है आपका AC है। तो यहां से B किसके इक्वल आ गया, आपका BA इंटू C। अब आप ध्यान से देखिए, B की मल्टीप्लाई A से करी तो BA हो गया, और ये क्या आ गया, CA। ऑलरेडी हमारा BA जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज B इज अ इनवर्स ऑफ A, और किसी भी इनवर्स की मल्टीप्लाई उसी मैट्रिक्स करते हैं तो क्या आता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो अगेन इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, I के इक्वल हो जाएगी। तो B अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स निकल के आती है। तो यहां से हम लोगों ने प्रूव करा कि B किसके इक्वल होगा, C के इक्वल आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो ओनली एग्जिस्ट वन होगा, यानी यूनिक होगा, दो अलग अलग इनवर्स नहीं हो सकते। सिंपल वर्डों में आपका ये है थ्योरम नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये एक्चुअली पूछी भी गई है। आप देखेंगे क्या है आपकी थ्योरम नंबर 4, कहा गया कि इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि A एंड B इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मैंने अभी क्लियर वर्डों में आपको समझाया था कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने यही बोला कि इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन AB का इनवर्स जो होना चाहिए वो B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल आना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी हम लोग ट्रांसपोज में भी देख चुके, क्या कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, या पहले B का ट्रांसपोज निकालो, A का ट्रांसपोज निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये इसके इक्वल आ जाएगा। बट यहाँ ट्रांसपोज की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही, आप कहेंगे इनवर्स की हो रही है। तो बस ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए कि इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स है, आप कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो अब आपको समझना पड़ेगा क्या, ध्यान दें, by the definition of inverse of matrix, by the definition of inverse of matrix, inverse of matrix, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप क्या जानते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन से, कि A जो होगा वो
आई अपॉन ए इनवर्स, या ये कहूं मैं आपसे कि ए इनवर्स जो होगा वो 1 अपॉन आपका ए के इक्वल होगा या आई अपॉन ए, बिकॉज यहां मैट्रिक्स की बात करें तो आइडेंटिटी ही आपकी जो 1 के इक्वल होगी, या इसकी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो आपका ए इनवर्स इंटू ए डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे आई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आपका आई के इक्वल होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि a इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, आपका आई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। अब अगर इस डेफिनेशन का यूज करके मुझे ये प्रूव करना है कि ए बी का जो इनवर्स होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा, तो देख सकता है कि ये टॉपिक है जो आपको क्लियरली समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके चलेंगे सारी की सारी चीजें। क्या कंडीशन निकल के आएगी आपकी, आप जानते हैं कि बाय द डेफिनेशन क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा कैसा होता है, आप कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी इंटू ए बी का इनवर्स किसके इक्वल हो गया, आप कहेंगे आई के इक्वल हो गया। अब अगर मैं इसमें क्या करूं, मल्टीप्लाइंग या प्री मल्टीप्लाइंग, ये ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑफ बोथ साइड। अगर मैं क्या करूं, इसमें प्री मल्टीप्लाई करूं इस इक्वेशन में दोनों तरफ ए इनवर्स थे, तो आप ध्यान से देखें ए इनवर्स ए बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। ये बात क्लियर रही होगी आपको। अगर ए इनवर्स की मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ए इनवर्स इंटू ए एक तरफ लिखा और बी को एज इट इज रख दिया, और ए बी का होल इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स से जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आपकी मैट्रिक्स आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किसी भी मैट्रिक्स और उसके मल्टीप्लाई का जो इनवर्स होता है वो डेफिनेटली किसके इक्वल होता है, आप कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल आ गया, आप कहेंगे ए इनवर्स के इक्वल आ गया। अब इसी बात को समझते हुए, अब किसी भी मैट्रिक्स में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो मल्टीप्लाई ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अगेन प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स इंटू बी मल्टीप्लाई ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी की बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, और ये किसके इक्वल आएगा, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और किसी भी मैट्रिक्स में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यही आपकी थ्योरम नंबर क्या है, आपका 4 है। आशा करूंगा कि आपको सारे के सारे स्टेप क्लियरली समझ में आए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में फिर से आप लोगों को एक एक बिल्कुल और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व देखिएगा। आपके बोर्ड पर एक्सरसाइज 3.4 का एक सिंगल क्वेश्चन है, और इस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में ओनली 1 क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यू बेस है। अब अगर आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्लियरली समझ में आई होगी तो आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है आपका कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहा गया कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। यही तो मतलब है, ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, आपका इनवर्स है। इफ ए इज द इनवर्स ऑफ बी या बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो आप जानते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें वो आई के इक्वल होता है, या कोई मैट्रिक्स ए है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, दोनों किसके इक्वल होते हैं, आई के इक्वल होते हैं। तो ए बी डेफिनेटली बी ए, और अगर ये आई के इक्वल हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स मैट्रिक्स है। तो ओनली 1 कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर।
अदरवाइज ये एक दूसरे के इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर यहां से और इसको क्लियरली समझाने की कोशिश करूं मैं, अगर मैं कहूं कि A इज अ इनवर्स ऑफ B, तो इसका मतलब क्या है, A इज अ इनवर्स ऑफ B, तो B जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A इनवर्स। A इज अ इनवर्स ऑफ B, A इज अ इनवर्स ऑफ B, इसका मतलब A इक्वल टू B इनवर्स, और अगर यहां से A की वैल्यू निकालूं तो I अपॉन किसके इक्वल होगा, B के, तो A B डेफिनेटली किसके इक्वल आ गया, I के इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर नेक्स्ट लाइन में कहूं कि B इज अ इनवर्स ऑफ A, देन क्या कंडीशन होगी आपकी कि B इक्वल टू A इनवर्स, तो यहां से B इक्वल टू I अपॉन A, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो B इक्वल टू I, और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड किसका यूज करेंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड किसके इक्वल होगा, आप कहेंगे AB, डेफिनेटली BA इक्वल टू I, AB इक्वल टू BA इक्वल टू I। तो आपका एग्जाम्पल नंबर, आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे ओनली डी पार्ट, ये आपका आंसर होगा। अब अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो ए पार्ट क्यों नहीं है आंसर, ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी एग्जिस्ट कर रहा है, बट इसकी एग्जैक्टली क्या वैल्यू है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, या ऐसा हो कि ये कौन सी लॉ को फॉलो करते हैं, क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ये कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन में कहा कि दोनों का जो प्रोडक्ट हो जीरो के इक्वल हो, तो पॉसिबल ही नहीं है। जब इनवर्स अगर किसी मैट्रिक्स और उसकी इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर जीरो हो जाए तो वो इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और सी कहता है कि ये भी जीरो हो, बी इक्वल टू आई है, नॉट पॉसिबल, तो ओनली डी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां आपका 3.4 यानी 3.1, 3.2 और 3.4 एक कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम लोगों को पढ़ना है मिसलेनियस। आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे मिसलेनियस से आ रहे हैं। तो मिसलेनियस के एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। याद रखें, आज हम सारे के सारे एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे डिटरमिनेंट हो, चाहे आपका डिफरेंशिएशन हो, चाहे आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो, चाहे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। सारे के सारे क्वेश्चन अब बोर्ड में जो पैटर्न है, उन्होंने आईआईटी जेईई की बात करें या एनडीए की बात करूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कहां से उठाए जाते हैं, मिसलेनियस से उठाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम का जो बेस है वो क्या है, आपका एनसीईआरटी। इसीलिए मेरा प्रॉपर जो फोकस है फिलहाल किस पर है, आपका एनसीईआरटी पर है। एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन में आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करवा रहा हूं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। आपके जो स्कूलों में सिलेबस चल रहा है उससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, और आशा करूंगा कि आप लोग सही से समझ भी रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे कंटेंट ये आपको हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। नंबर 23 आपके बोर्ड पर है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में ये चैप्टर हुआ करता था। अब उस सिलेबस को हम लोगों ने मतलब सीबीएसई ने क्या करा, हटा दिया है। फिर भी ये क्वेश्चन मिसलेनियस में है तो मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है वो जरूर करके जाएं, क्योंकि कहां से क्वेश्चन कैसे आ जाता है कुछ नहीं पता। इस साल का अगर बोर्ड एग्जाम देखा जाए क्लास 10th का, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी उन्होंने डाल रखे थे जो सिलेबस से हटा दिए। तो हम लोग इस बात पर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि ये सिलेबस में है या नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व जरूर करवाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि इफ अ मैट्रिक्स ए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, देन प्रूव दैट a की पावर n cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos थीटा, और n बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के सारे क्वेश्चन 3 स्टेप में होते हैं। पहला, n कैसा है आपका, आप कहेंगे नेचुरल, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे। फिर n इक्वल टू एनी कांस्टेंट k ले लें, k भी एज अ इंटीजर होगा। अब k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। दूसरा और लास्ट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दें। अगर ये कंडीशन हम लोग प्रूव कर दिए तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो कंडीशन है वो तीनों पार्ट के लिए आपके ट्रू है। तो सबसे पहले लेट करके चलते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल है या फंक्शन है या कुछ भी आप मान के चल लेते हैं,
इसको अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन ऑफ n जो है a इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, देन आपका क्या दे रखा है कि a की पावर n जो है वो कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा और किसके इक्वल है, कॉस n थीटा के है। मैंने क्या करा, एक लेट कर लिया एक पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी वैल्यू एक मैट्रिक्स दे रखी, एक कब, जब a की पावर n इक्वल टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। तो फर्स्ट केस में मैं क्या करूं, n को स्टेप नंबर फर्स्ट में मुझे क्या करना होगा, n इक्वल टू क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। यानी n इक्वल टू 1 रखने पर क्या ये जो वैल्यू है इस मैट्रिक्स के इक्वल आती है या नहीं है, इस बात को प्रूव करती है या कंडीशन को वेरीफाई करती है या नहीं, ये जरूर देखना है। जब मैंने n इक्वल टू 1 रखा तो P1 जो है वो मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए वैलिड है। देन a की पावर 1 किसके इक्वल आएगा, जहां जहां n है बस उसकी जगह हमें क्या प्रूव करना है, 1 रखना है। तो cos 1 इंटू थीटा लिखूं या cos थीटा लिखूं, बात तो एक ही है। तो यहां से आपका साइन थीटा, यहां से माइनस साइन थीटा और यहां से क्या आएगा, आप कहेंगे cos थीटा। क्या जाएगा आपका, cos थीटा आएगा। तो जब n इक्वल टू 1 रखा तो ये बिल्कुल कंडीशन इस मैट्रिक्स को देखो और गिवन मैट्रिक्स दोनों आपको इक्वल दिखाई देंगे, एक जैसी दिखाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होगा, स्टेप नंबर 2 में हम लोगों को क्या करना होगा, n इक्वल टू k इज एनी कांस्टेंट। k क्या हो गया हमारा, एक एनी कांस्टेंट है जिसके लिए मुझे ये कंडीशन दिखानी है। अब अगर मैं P ऑफ k निकालने की बात करूं तो बस जहां जहां k है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, वो रिप्लेस किससे होगा, आप कहेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। बस जहां जहां k n है उसकी जगह मुझे क्या रख देना है, k। इस इक्वेशन में जहां जहां n था उसकी जगह हमने 1 रखा था, अब n की जगह क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस के साइन k थीटा और ये कॉस k थीटा। तो जब n रखा तो ये निकल के आया था, k रखा तो ये और ये एक जैसा है, तो हम लोग कहेंगे इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब जो मैंने ये कंडीशन n इक्वल टू k के लिए दिखाई, अब यही कंडीशन आप n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए करेंगे। अब हम n इक्वल टू k प्लस 1 करके दिखाएंगे तब जाके ये कंडीशन है। इस बात को मैं रब कर देता हूं, जरा यहाँ थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट है मुझे, तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ रब कर देता हूं। जब यहाँ रब करेंगे हम लोग इस बात को, तो ध्यान दें, अब मैंने क्या करा, n इक्वल टू k प्लस 1 रखने की कोशिश करी, n इक्वल टू k प्लस 1 रखा। अब आप मुझे बताइए कि a की पावर n जो है वो डेफिनेटली किसके इक्वल होगा। अब अगर मैं n प्लस 1 को k प्लस 1 के इक्वल करूं तो ये किसके इक्वल होगा, n इंटू a। अगर n को रिप्लेस करा हमने, n को रिप्लेस करा किससे, k प्लस 1 से, तो आप मुझे बताइए a की पावर k प्लस 1 को क्या लिखा जाएगा, a की पावर k इंटू a लिखा जाएगा। क्या a की पावर k हमने कितना निकाला, आप कहेंगे कॉस k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और ये कॉस k थीटा की मल्टीप्लाई किससे करनी है, आप कहेंगे a से, और a एक्चुअली कितना है आपका, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाना हम बहुत अच्छे से जाने, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर चुके हम लोग। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस k की सबसे पहले कॉस k थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से और इसके से तो माइनस साइन k थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर इस रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा आपका, कॉस k थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे माइनस साइन k थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस के कॉस
के थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसके से करेंगे तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको दो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। कौन कौन सी आइडेंटिटी? पहले आइडेंटिटी तो के ए माइनस बी की, कौन? कॉस ए प्लस बी की। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यहां से आपको साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी भी याद करनी होगी। तो ये किसके इक्वल होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर ये दो आइडेंटिटी याद हैं तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना है। तो यहां ध्यान से देखें, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये क्या हो गया? आप कहेंगे कॉस के प्लस 1 या के थीटा प्लस थीटा, और यहां कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी। तो ये किसका हो गया? आप कहेंगे साइन, यानी के थीटा प्लस थीटा। और यहां अगर मैं दोनों से माइनस कॉमन लूं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? आपका के थीटा प्लस के थीटा का। और यहां सॉल्व करेंगे हम लोग तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला हो गया? आप कहेंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान से देखें, इन दोनों से थीटा कॉमन है, इन दोनों से थीटा कॉमन है, इन दोनों से थीटा कॉमन है, इन दोनों से थीटा कॉमन है। जब फाइनली हम थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? कॉस के प्लस 1 ऑफ थीटा साइन के प्लस 1 ऑफ थीटा माइनस साइन के प्लस 1 ऑफ थीटा, और यहां से आएगा कॉस के प्लस 1 ऑफ थीटा। तो आप ध्यान से देखें, स्टेप नंबर फर्स्ट, जब हमने n इक्वल टू 1 रखा तो जहां जहां n था उसकी जगह रिप्लेस करा हमने किससे? 1 से। तो ये निकल के आ गया P1 के लिए। फिर हमने k इक्वल टू k रखा तो जहां n था उसकी जगह हमने k रिप्लेस कर दिया। अब हमने एक्चुअली रखा नहीं है, हमने ये मान के चला, इसका रिवर्स करा कि अगर n को रिप्लेस करा जाए k प्लस 1 से, रिप्लेस नहीं करा, n की वैल्यू रखी है k प्लस 1। तो a की पावर k प्लस 1 किसके इक्वल होता है? आप जानते हैं कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होती है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर पावर अलग अलग करनी है तो उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो a की पावर k अलग लिखा और a अलग लिखा, दोनों की मल्टीप्लाई करी और कंडीशन बनाने के साथ साथ सॉल्व करा। तो यहां ध्यान से देखें, दो आइडेंटिटी बन के आती है। एक तो cos a प्लस b की, cos a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? आप कहेंगे cos a cos b माइनस sin a sin b। sin a प्लस b किसके इक्वल होगी? sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहां दोनों आइडेंटिटी बनी है, मैंने आपको सॉल्व करा है। अब दोनों से आपका थीटा कॉमन है, थीटा बाहर निकाला। तो ध्यान से देखें, जब n था तो n आ रहा था, n इक्वल टू 1 रखा तो 1 आया। तो जब k प्लस 1 रखा तो थीटा रिप्लेस हुआ किससे? k प्लस 1 टाइम से। तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अगर ऐसा हो गया तो इट इज ट्रू, और यही क्या कहलाता है? मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। तो याद रखना, मैथमेटिकल इंडक्शन टोटल 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले n इक्वल टू 1 रखो, फिर n इक्वल टू कोई कांस्टेंट रखो, फिर इसका उल्टा कि n को रिप्लेस करो k प्लस 1 से, और इस बात को प्रूव करो कि k प्लस 1 के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो एकदम वैलिड है। क्या a की पावर n था तब जब यहाँ एंगल के साथ n था, जब यहाँ a की पावर k प्लस 1 लिया तो एंगल के साथ क्या आ गया? आप कहेंगे k प्लस 1 आ गया। तो आशा करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। याद रखना, जब तक मैथमेटिकल इंडक्शन था तो ये चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड में आता था। अब भी आने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, इनका कुछ नहीं पता होता है। तो याद रखिएगा इस बात को, ये आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें बताएं। चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर आपका 24 पर। नंबर 24 आपके बोर्ड पर लिखा है मैंने, आप ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। आप पीवाई क्वेश्चन में भी इसको देखेंगे जब मैं आपको पीवाई सॉल्व करवा रहा हूँ। क्या कंडीशन है बेटा कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। क्या गिवन है हमें? क्या गिवन है कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, बोथ आर सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक हैं तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। यही तो जानते हैं हम लोग। इफ एनी मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक देन द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो वो क्या कहलाएगी?
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर कंडीशन में कहा कि सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, ये वर्ड बहुत जरूरी है, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कॉमेट। कॉमेट का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी ए बी इक्वल टू किसके हो, बी ए को। इस बात को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान दें, सॉल्यूशन की बात अगर मैं आपसे करूं, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ बाय द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या कहती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ए बी का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो ये किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा, और ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या होगी, फर्स्ट। अब अगर प्रॉपर्टी की बात करूं कि ए इंटू बी दो मैट्रिक्स हैं, पहले दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए, तो आप ये निकल के आता है कि बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज के इक्वल, यानी बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। अब क्या गिवन है कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए और बी दोनों ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होना चाहिए और ए का ट्रांसपोज ए का इक्वल होना चाहिए। तो यहां से जो ए बी का होल ट्रांसपोज निकल के आया वो बी इंटू ए के इक्वल आया। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिएगा, ये बाय द डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल अगर हो जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कीजिए फिर ट्रांसपोज कीजिए, तो प्रॉपर्टी कहती है कि पहले जो लास्ट में मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और फर्स्टली ट्रांसपोज की दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए तो दोनों के इक्वल आ जाएगा। अब दे रखा है कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, तो बी के ट्रांसपोज की जगह बी रखा और ए के ट्रांसपोज की जगह मैंने ए रखा। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखूं तो ये ए बी का ट्रांसपोज है और ये भी ए बी का ट्रांसपोज। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं ये कहूंगा कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, आपका बी ए होगा। तो पहली कंडीशन तो मैंने आपको प्रूव कर दी। अब क्या जो मैंने आपका इस तरीके से सॉल्व करा है इसका कन्वर्स करने पर क्या इस बात को प्रूव कर दें कि ए बी इक्वल टू अगर बी ए है तो ए बी क्या है, हमारा सिमेट्रिक है। इस बात को प्रूव करते हैं। कन्वर्सली में हमने क्या देखा, इफ ए बी इक्वल बी ए देन प्रूव या सो दैट ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने क्या समझाना, पहले ये मान के चले कि ए बी आपका क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ए बी सिमेट्रिक है तो कंडीशन लगा दी और दूसरी बाय द प्रॉपर्टी से ये कंडीशन दोनों को प्रूव कर दिया। अब उल्टा मान के चले कि इफ ए बी इक्वल टू बी ए देन प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखें इसके सॉल्यूशन को। अब ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये मान के चलता हूं तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये डेफिनेटली बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल। यहां मैंने सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी नहीं लगाई, मैंने आपको ये बताया कि अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कीजिए फिर उसका ट्रांसपोज कीजिए तो आप जानते हैं कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल आता है बाय द प्रॉपर्टीज। यहां प्रॉपर्टी लगाई। अब बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आपको दे रखा है किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आपको ए के इक्वल दे रखा है, तो ये आ गया। अब आपको गिवन क्या है कि ए बी डेफिनेटली किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो बी ए के प्लेस पर मैंने ए बी रखा तो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाए सो वी कैन कंक्लूड ए बी इज सिमेट्रिक। तो पहले हम लोग सिमेट्रिक लेके चले और ए बी को बी ए के इक्वल दिखाया। दूसरी कंडीशन में हम लोग ए बी को बी ए के इक्वल लेके चले और ए बी को क्या दिखाया, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाया। तो आशा करूंगा यहां तक कि सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल मैंने आपको करवाए आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर रहा होगा।
अब अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो, हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं या समझ आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम्पल नंबर 25 आपके बोर्ड पर है। एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है, देखें कि लेट ए एक मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है एंड सी मैट्रिक्स है, तीनों की तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर क्या है, आप कहेंगे 2/2। ऑर्डर क्या है, 2/2। फाइंड द मैट्रिक्स डी, एक मैट्रिक्स डी फाइंड करनी है सच दैट CD माइनस AB किसके इक्वल हो, आपका 0 के इक्वल है। आप ध्यान से देखें, जब CD डिफाइन है, AB डिफाइन है, तो जो D होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा, आपका 2 होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अ मैट्रिक्स D, एक मैट्रिक्स डी लेट की जिसकी वैल्यू हम लोगों ने ABCD लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, ABCD, और इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। जो इक्वेशन दे रखी है इसकी हेल्प से हम डी मैट्रिक्स फाइंड करने वाले हैं। CD माइनस AB किसके इक्वल है, आप कहेंगे 0 के इक्वल है। तो C मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 2 5 3 8। डी मैट्रिक्स हमने किसके इक्वल लेट करा, ABCD के इक्वल लेट करा। माइनस ए मैट्रिक्स क्या है, आप कहेंगे 2 माइनस 1 3 4, और इसके साथ बी मैट्रिक्स कितनी है, 5 2 7 4, और इन सब का जो सॉल्यूशन होगा वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा, और 0 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर करनी है तो रो की मल्टीप्लाई किससे करनी होती है, कॉलम से। उससे पहले हम लोगों को एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो उसका ऑर्डर डिफाइन जरूर कर लें, यानी ये वास्तव में मल्टीप्लाई डिफाइन है भी या नहीं है। बट यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 2/2 की दोनों मैट्रिक्स है इसलिए ऑर्डर डिफाइन होगा। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। आपके रो की मल्टीप्लाई जब कॉलम से करेंगे तो ध्यान से देखें, 2A और ये प्लस के कितना होगा, आप कहेंगे 5C। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2B प्लस के 5D। तो पहली रो की पहले कॉलम से करा पहला एलिमेंट, पहली रो की दूसरे कॉलम से करा दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो की पहले कॉलम से करेंगे तो 3A प्लस 8C, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3B प्लस 8D, माइनस इसकी भी साथ साथ मल्टीप्लाई कीजिए। रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 2 5 10 माइनस के 7, 2 2 4 माइनस के कितना आएगा 4, फिर 3 5 15 4 7 28, 3 2 6 4 4 16 इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है 0 0 0। अब इसको सॉल्व करना है हमें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखें, यहां से 2A यहां से प्लस 5C। जब मैं इसको सॉल्व करूं, एक और स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, 5D 3A प्लस 8C 3B प्लस 8D। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 में से 7 जाएगा कितना आएगा 3, 4 में से 4 जाएगा 0, 15 प्लस 28 कितना आएगा, आप कहेंगे 43, और ये कितना आएगा आपका 22 इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। अब दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं आप सभी लोग जानते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आपका 2A प्लस 5C और ये यहां से -3, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2B प्लस के 5D माइनस के 0 होगा, और इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3A 8C प्लस नॉट प्लस माइनस 43 होगा। इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3B प्लस 8D माइनस 22 इक्वल टू क्या होगा 0 मैट्रिक्स। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इक्वल होने की दो शर्तें होती हैं। पहला तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2/2 की दोनों मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी किसके इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से 2A प्लस 5C माइनस 3 किसके इक्वल आया 0 के इक्वल। तो यहां इसको एक सॉल्यूशन देते हैं, 2A प्लस 5C किसके इक्वल आएगा 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 3A प्लस 8C माइनस 43 इक्वल टू 0, तो ये 3A प्लस 8C
इक्वल टू 43। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारी सेकेंड। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ कि 2b प्लस 5d माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहां से 2b प्लस 5d इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड होगी। इसको इस एलिमेंट के इक्वल करेंगे तो 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल टू 0। तो 3b प्लस 8d इक्वल टू 22 इक्वेशन नंबर आपके फोर्थ है। आप देख पा रहे होंगे कि 4 वेरिएबल हैं और 4 ही इक्वेशन है। इन सबको आपस में सॉल्व करेंगे और एबीसी की वैल्यू फाइंड एबीसीडी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहां ध्यान दें फर्स्ट और सेकंड की, तो ये ए और सी दो वेरिएबल है, ये भी ए और सी दोनों वेरिएबल है। दोनों को सॉल्व करके पहले ए और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसी एक का कोएफिशिएंट बराबर कर दीजिए। यहां ए का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहां ए का कोएफिशिएंट कितना है 3। कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां 3 से और यहां 2 से। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे 3 2 जा 6 से, 3 5 जा 15 से और 3 3 जा 9। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से प्लस 8 2 जा 16 से और 43 2 जा आप कहेंगे 2 3 जा 6 2 4 जा 8। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये से कैंसिल हो गया और इसमें से इसको सॉल्व करोगे तो माइनस सी और इसमें से सॉल्व करोगे तो 9 7 16 यानी सी की वैल्यू कितनी आ गई आप कहेंगे 77। यानी पहला आंसर आपके सामने आ गया। इस सी की वैल्यू आप या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में। मान लीजिए हमने फर्स्ट में रखा फ्रॉम द फर्स्ट, किससे फ्रॉम द फर्स्ट। तो 2a प्लस 5 टाइम्स ऑफ सी, सी कितना आया आप कहेंगे 77। कितना आया आप कहेंगे 77 इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 प्लस 3 कितना आएगा आप कहेंगे 38 इक्वल टू 3। ये प्लस का 3 उधर जाके सॉरी प्लस 2 385 उधर जाके किसका होगा आप कहेंगे माइनस का। किसका होगा माइनस का। तो 2a इक्वल टू माइनस 382 कितना आया 382। 2 से इसको कट करें तो 2 1 जा 1 और 2 9 जा 18 2 1 जा 1। तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई आप कहेंगे 191। तो ए आ गया सी आ गया। अब जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करा वैसे आप थर्ड और फोर्थ सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी आपकी बी और डी की वैल्यू आएगी। तो यहां ध्यान से देखिए थर्ड को b का कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ b का कोएफिशिएंट 3। तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें 3 से और इसमें किससे मल्टीप्लाई करें आप कहें 2 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और ये 3 5 जा 15d इक्वल टू और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6b 8 2 जा 16d और 22 जा 44। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, इसमें से इसको सॉल्व करें तो माइनस डी और यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस 44। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आप कहेंगे 44। अब इस डी की वैल्यू को थर्ड से रखो या आप फोर्थ से, तो आप कहेंगे फ्रॉम द थर्ड। फ्रॉम द थर्ड तो 2b प्लस 5 इंटू डी, डी कितना है 44 इक्वल टू 0। ये प्लस का उधर जाके किसका होगा आप कहेंगे माइनस का। किसका होगा माइनस का। इससे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा b इक्वल टू माइनस आपका 110। कितना आएगा 110। तो a आ गया b आ गया c आ गया d आ गया और यही a b c d कहां रखना है इस मैट्रिक्स d में। तो d की जो वैल्यू निकल के आएगी a कितना है आप कहेंगे माइनस 191। b कितना है आप कहेंगे माइनस 110। c कितना है आप कहेंगे 77। d कितना है आप कहेंगे आपका 44। तो ये आपका एक डी मैट्रिक्स जो हम लोगों को क्या करना था फाइंड करना था, ये डी मैट्रिक्स आपके सामने। आशा करूंगा आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो ये थे आपके मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल पार्ट था वो मैंने आपको सारे के सारे एग्जाम्पल करवा दिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को इस मिसलेनियस के एक एक क्वेश्चन करवा सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। और आप जानते हैं कि मिसलेनियस से ही आपके एग्जाम में सारे के सारे आजकल क्वेश्चन बनते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।